हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास की वीडियो में हम लोग विंध श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें कुछ हिस्सा बच गया था, कुछ पोर्शन बच गया था। आज की वीडियो में वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं विंध श्रेणी के बारे में। तो पिछले क्लास में हम लोग विंध श्रेणी के लोकेशन को समझ लिए थे। नर्मदा घाटी, भांडेर पठार और पन्ना रिवर पठार, इन सभी के लोकेशन को पिछले क्लास में हम लोग समझ लिए थे। और इस मैप को भी हम लोग समझ लिए थे किस प्रकार से इन पठारों का विस्तार हुआ है। भारत के आधार पे भी समझ लिए थे और मध्य प्रदेश के आधार पे भी हम लोग समझ लिए थे। तो हम लोग इस वीडियो में विंध श्रेणी की चर्चा करेंगे और नर्मदा घाटी की चर्चा करेंगे। भांडेर पठार और पन्ना रिवा पठार, इसका डिटेल में हम लोग कुछ नहीं जानना है। बस भांडेर पठार और पन्ना रिवा का जो पठार है, इसका हमें लोकेशन को ध्यान में रखना कि ये कहाँ पे स्थित है। तो भांडेर पठार की बात करें तो भांडेर पठार ये रहा, कैमूर और पन्ना के बीच में स्थित है, ये मालवा के पूर्वी ओर। तो भांडेर का पठार वहां पे है, इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है। और पन्ना रिवा का पठार भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये भांडेर जो पठार है उसके पूर्वी हिस्से में, भांडेर पठार के पूर्वी हिस्से में पन्ना रिवा पठार देखने को मिलता है। उसके बाद इसके आगे पूरा में बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग मैप में समझ लिया था। तो भांडेर पठार और पन्ना रिवा पठार, इसके लोकेशन को सिर्फ हमको याद रखना है। बाकी हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं विंध श्रेणी और नर्मदा घाटी, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में विंध श्रेणी की शुरुआत किए थे। अगर आपने पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा और आप रिलेट कर पाओगे एक दूसरे को। तो चलिए विंध श्रेणी की बात करते हैं। तो विंध श्रेणी की बात करें तो विंध का निर्माण अवसादी चट्टान से हुआ है। विंध का निर्माण अवसादी चट्टान से हुआ है और विंध एक वलित पर्वत है। विंध जो है वलित पर्वत है, लेकिन वर्तमान में यह क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत है। जो विंध पर्वत श्रेणी है, इसका निर्माण हुआ है अवसादी चट्टान से। और यह क्या था, एक वलित पर्वत था। वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन था। ये एक वलित पर्वत था, लेकिन वर्तमान में ये एक अवशिष्ट पर्वत है। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा पर्वत रहा, तो ये इसमें क्या हुआ, लंबे समय तक भौगोलिक घटनाएं घटी। इसमें भौगोलिक घटनाओं से क्या हो गया, इसका जो ऊपर का हिस्सा था, ये हिस्सा ये घिस गया। जो ये पर्वत है, इसका ऊपर का भाग घिस गया भौगोलिक घटनाओं से। इसमें ऊपरी हिस्सा घिस गया और घिसने के बाद जो बचा खुचा हिस्सा बचा, तो उसी से क्या हो गया, ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में इसको हम लोग जान रहे हैं। तो विंध श्रेणी अवसादी चट्टान से बना हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह एक वलित पर्वत था। जब इसका निर्माण हुआ था यह एक वलित पर्वत था, लेकिन भौगोलिक घटनाओं के कारण समय के बाद, एक लंबे समय अंतराल के बाद इसका ऊपरी हिस्सा घिस के खत्म हो गया और बचा कुचा भाग में क्या बच गया, एक अवशिष्ट पर्वत। तो यह वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। पहले वलित पर्वत था, अब एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। विंध का बात करें तो विंध का निर्माण अरावली के बाद हुआ है। क्या हुआ है, अरावली पर्वत श्रेणी के बाद हुआ है विंध का निर्माण। हम लोग अरावली के बारे में पढ़ रहे थे जब, तो उसमें हम लोगों ने जाना था सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है। तो अरावली का जब निर्माण हुआ, तो अरावली के निर्माण के बाद ही विंध श्रेणी का निर्माण हुआ। पहले अरावली का निर्माण हुआ, उसके बाद विंध का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे बात आती है अरावली की। अब यहाँ पे हम लोग अरावली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐसे तो हम लोगों ने अरावली के बारे में डिटेल्स में पढ़ा है, लेकिन जब यहाँ पे अरावली की चर्चा हो गई है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो बात करते हैं अरावली की। तो अरावली जो था, ये भी एक वलित पर्वत था। जिस प्रकार से विंध्य एक वलित पर्वत है, उसी प्रकार से अरावली भी एक वलित पर्वत था और इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली एक वलित पर्वत था और ये भी घिस के समय, एक लंबे समय के बाद घिस के भौगोलिक घटनाओं का घिस गया। और यह भी वर्तमान में क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत है। जिस प्रकार से विंध्य एक अवशिष्ट पर्वत है वर्तमान में, उसी प्रकार से अरावली भी वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत है और इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल। तो अरावली से हमें यह दिमाग में रखना है, क्या वलित पर्वत है लेकिन वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत है और इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। और इसके निर्माण के बाद विंध्य पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। और विंध्य पर्वत श्रेणी किससे हुआ, अवसादी चट्टानों से हुआ। यह भी क्या है, एक वलित पर्वत है और वर्तमान में क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत है। क्यों, तो इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है वह भौगोलिक घटनाओं के कारण लंबे समय तक इसमें भौगोलिक घटनाओं का प्रभाव पड़ा और इस वजह से इसका ऊपर का हिस्सा घिस गया और बचा कुचा ही भाग बचा हुआ है इसका विंध्य श्रेणी का। इसलिए यह क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया।
बात करें विंध्य श्रेणी की, तो इसमें हमें कुछ अधात्विक खनिज देखने को मिलते हैं। कुछ अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला है बालुका पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट और भवन निर्माण सामग्री। यानी भवनों के निर्माण में जो अधात्विक खनिज का उपयोग किया जाता है, उस तरह के सभी अधात्विक खनिज हमें विंध्य श्रेणी में देखने को मिलते हैं, विंध्य श्रेणी में पाए जाते हैं। अब यहाँ बात आया भवन निर्माण। तो भवन निर्माण के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तो हमें सीमेंट की भी जरूरत पड़ती है। भवन के निर्माण में हमें सीमेंट की भी जरूरत पड़ती है। और सीमेंट के निर्माण में कौन कौन सा सामान चाहिए? तो चूना पत्थर चाहिए, जिप्सम चाहिए और कोयला चाहिए। इन तीनों के प्रयोग से ही सीमेंट का निर्माण होता है। तो हमें इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कई बार यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं। तो विंध्य श्रेणी से हमें क्या पता चला? तो विंध्य श्रेणी से यह पता चला कि विंध्य श्रेणी एक अवसादी चट्टान से निर्मित श्रेणी है। विंध्य एक वलित पर्वत है, लेकिन वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत है। कारण क्या है? तो भौगोलिक घटनाओं के कारण, जो भौगोलिक घटनाएं घटी बहुत सारी, उन घटनाओं के कारण एक लंबे समय तक घटना घटी, तो उसके वजह से जो इसका ऊपर का हिस्सा है वह घिस गया और इसका अभी जो वर्तमान में बचा हुआ है वह बचा कुचा भाग ही है। इसका ऊपर का हिस्सा खत्म हो गया, बचा कुचा भाग है, इसीलिए क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है। और विंध्य का निर्माण अरावली के बाद हुआ, ये भी समझे। और अरावली के बारे में भी थोड़ा समझ लें क्या, कि यह भी एक वलित पर्वत था, किसकी तरह? विंध्य श्रेणी की तरह। लेकिन वर्तमान में ये भी क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, अरावली भी। क्यों? तो जिस प्रकार से इसका हुआ घिसा, उसी प्रकार से उसका भी ऊपरी हिस्सा घिस गया एक लंबे समय के बाद भौगोलिक घटनाओं के कारण। तो अरावली वलित पर्वत, वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत, और इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। और अरावली के निर्माण के बाद ही विंध्य श्रेणी का निर्माण हुआ। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी जाना कि विंध्य श्रेणी में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से अधात्विक खनिज है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। साथ ही साथ सीमेंट के निर्माण में कौन कौन से सामग्री की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में भी समझ रहे हैं। तो विंध्य श्रेणी यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं नर्मदा घाटी की। तो नर्मदा घाटी की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि नर्मदा घाटी क्या है? एक भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी। अब भ्रंश घाटी क्या होता है? तो मान लीजिए जब शुरुआत का समय था तो उस समय भूमि कुछ इस प्रकार से होगी, भूमि कुछ इस प्रकार से होगी। लेकिन जब इसमें दरार पड़ा, जब इस क्षेत्र में दरार पड़ा तो भूमि क्या हो गया? इसका जो बीच यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा था, ये धंस के नीचे की ओर आ गया। ये धंस के क्या हो गया? नीचे की ओर आ गया, तो एक घाटी बन गया। अब इसी घाटी से एक नदी बही जिसका नाम हुआ नर्मदा नदी। तो इस प्रकार से अब यहाँ नर्मदा नदी बही, तो नदी के आसपास को क्या बोलते हैं? घाटी। नदी के आसपास का क्षेत्र को घाटी बोलते हैं। अब यहाँ से नर्मदा नदी बहना शुरू हुई, तो नर्मदा नदी बही तो नर्मदा घाटी हो गया। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों में नर्मदा घाटी का विकास हो गया, इस प्रकार से। इसीलिए इसको क्या बोला गया? भ्रंश घाटी। तो ये जो हिस्सा था ये पहले ऊपर में ही था, लेकिन जब चटका तो ये धंस गया और ये नीचे की ओर आ गया, और ये इधर ऊंचा रह गया और बीच वाला हिस्सा नीचे की ओर धंस गया, और यहीं से घाटी का निर्माण हो गया। और इसी से आपका नदी बहती है, नर्मदा नदी। कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ये वाला फिगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि देखिए ये था, ये ऊपर में था, इस हिस्से में धंसा तो ये नीचे आ गया, और ये दोनों साइड जो थे ये ऊपर रह गए और नीचे ये आ गया। तो यहाँ पे जगह खाली हो गया, यानी घाटी का निर्माण हो गया, और यहाँ से नदी बही नर्मदा नदी, और इससे नर्मदा घाटी का निर्माण हुआ। तो ये समझ में आ गया। अगर नर्मदा घाटी को देखें तो ऊपर से कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ये आपको फिगर है, ये नर्मदा घाटी का फिगर, इसमें कुछ इस प्रकार से आपको नर्मदा दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये विंध्य पर्वत है, यहाँ सतपुड़ा है, और इसी के बीच में आपको नर्मदा देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से ये वाला हिस्सा, ये आपका विंध्य है, और ये नीचे वाला सतपुड़ा है, यानी ये उत्तर वाला विंध्य है और दक्षिण वाला सतपुड़ा है। और इसी के बीच में अमरकंटक से एक नदी आती है, क्या नाम है? नर्मदा नदी। और यही क्या है? घाटी। नर्मदा का जो किनारे वाला इलाका क्या होता है? नर्मदा घाटी हो गया। नदी के किनारे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। तो ये हो गया नर्मदा घाटी, इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से फिगर आपको देखने को मिलेगा ऊपर से देखने पे। तो इधर दाएं भी, मतलब नर्मदा नदी जो है इसके दाएं भी पर्वत, बाएं भी पर्वत, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ पर्वत, बीच में नदी, यानी नर्मदा घाटी। तो ये वाला क्षेत्र क्या हो गया? ये घाटी क्षेत्र हो गया, नर्मदा घाटी क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र, ये पूरा जो किनारे किनारे है। और इस घाटी क्षेत्र में काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस घाटी क्षेत्र में काली मिट्टी पाया जाता है। और काली मिट्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक उपजाऊ मिट्टी है। क्या है? उपजाऊ मिट्टी। अब नर्मदा घाटी में किस प्रकार की मृदा पाई जा रही है? काली मिट्टी।
और काली मिट्टी क्या है? उपजाऊ। तो उपजाऊ मिट्टी है तो यहाँ पे कृषि भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे कृषि होती है। कृषि किसकी होती है? तो इस क्षेत्र में कृषि हमें देखने को मिला गन्ना का, दलहन का, तिलहन का, तंबाकू का, इन सारी चीजों की यहाँ पे कृषि होती है। और ये सभी क्या है? नगदी फसलें। क्या है? नगदी फसलें। उगाओ, उग गया, काटो, बेचो, पैसे ले लो, यानी नगदी फसल, नगद बेच दो इसको, नगदी फसलें हैं। गन्ना, दलहन, तिलहन, तंबाकू, इस प्रकार के यहाँ पे खेती हमें देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया हमारा नर्मदा घाटी। अब बात करें तो नर्मदा घाटी यहाँ पे है और इधर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान का क्षेत्र है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वर्षा में तो यहाँ पानी का कोई समस्या नहीं, लेकिन वर्षा जब नहीं होगी तो यहाँ पानी का समस्या हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भूमि जल स्तर बहुत कम है। क्यों कम है? इसका कारण भी समझते हैं। कठोर चट्टान है, जल का अवशोषण नहीं करता है, तो इस वजह से यहाँ पे भूमि में यहाँ पे जल की समस्या होती है। वर्षा में तो काम चल जाता है, क्योंकि वर्षा में पानी पड़ता है तो यहाँ पे जो मौसमी नदियां वो सब तो रहती ही है, लेकिन जब वर्षा नहीं होती है तो उस समय यहाँ पे पानी की समस्या होती है। यहाँ पे हमेशा पानी नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ का जो भूमि है उसमें भूमि जो का जल स्तर है वह अच्छा नहीं है, कम है। तो अब इससे निपटारा, यहाँ पे जल की जो समस्या है उस समस्या को खत्म करने के लिए यहाँ की सरकार कई योजनाएं बनाती। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की सरकार भी योजनाएं बनाई। क्या बनाई? तो जो नर्मदा नदी है इसमें बहुत सारे डैम बनाए गए, बांध बनाए गए, और वहां से नहर निकाल के इन जगहों पे पहुंचाए गए। इस क्षेत्र में, मालवा वाले क्षेत्र में मध्य प्रदेश, मेवाड़ वाले क्षेत्र इधर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में आपको यहाँ से नहरें बना के ले गई। क्या किया गया? जो यहाँ पे है ये क्षेत्र आपका नर्मदा घाटी का, इसमें क्या हुआ? बैरियर जैसा लगा दिया गया। मान लीजिए यहाँ इस तरह का बैरियर लगा दिया गया जगह जगह पे, और क्या हो गया? पानी का संरक्षण किया गया। इस तरह का बैरियर लगा के पानी का संरक्षण किया गया और जगह जगह पे बांध बनाए गए। बांध बनाने का कारण क्या था? तो इस क्षेत्र में पानी पहुंचाना था। ऐसे तो जो बांध बनाया गया इसका बहुउद्देशीय योजना है ये। इसमें केवल ये पानी पहुंचा के यहाँ पानी की व्यवस्था करने में, इसमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। ये बहुउद्देशीय योजना का शुरुआत किया गया। तो ये सभी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। तो क्या किया गया? यहाँ पे बांध बना दिया गया। तो कुछ इस प्रकार से हमें बांध देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा नर्मदा नदी रहा, इसमें हमें कुछ बांध देखने को मिलते हैं, बांध बनाए गए हैं। सबसे पहला बांध हमें मिलता है सरदार सरोवर बांध। कौन सा मिलता है? सरदार सरोवर बांध। ये आपका गुजरात वाले क्षेत्र में मिलता है। सबसे पहले सरदार सरोवर बांध। उसके बाद मिलता है महेश्वर, इसे एस कुमार बांध भी कहा जाता है। महेश्वर या एस कुमार बांध ये। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नर्मदा सागर बांध, उसके बाद है इंदिरा सागर बांध, उसके बाद है बरगी बांध। तो इस प्रकार से कुछ बांध हमें देखने को मिलते हैं नर्मदा नदी में। पहला सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात में है, बाकी इधर आपका एमपी में है। सरदार सरोवर बांध, महेश्वर बांध, इसे एस कुमार बांध भी कहा जाता है, नर्मदा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध और बरगी बांध। तो इस प्रकार से कुछ बांध हमें देखने को मिलता है। और ये पूरा क्या कहलाता है? तो नर्मदा नदी परियोजना। नर्मदा नदी परियोजना, नर्मदा नदी पे है बना हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं नर्मदा नदी परियोजना। और इसको साथ ही साथ सरदार सरोवर परियोजना भी कहा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि नर्मदा नदी में जो सरदार सरोवर बांध है ये बहुत बड़ा परियोजना है। सरदार सरोवर बांध का जो परियोजना है ये बहुत बड़ा परियोजना है। तो नर्मदा नदी परियोजना को सरदार सरोवर परियोजना भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सरदार सरोवर बांध बना है वह बहुत बड़ा परियोजना है। अब इस परियोजना का लाभ कौन कौन उठाता है? तो इस परियोजना का लाभ राजस्थान उठाता है, गुजरात उठाता है और मध्य प्रदेश उठाता है, साथ ही साथ महाराष्ट्र उठाता है। महाराष्ट्र केवल यहां से बिजली प्राप्त करता है। तो ये जो नर्मदा परियोजना है, नर्मदा नदी परियोजना, ये क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। यहाँ से बिजली का भी उत्पादन होता है, पीने का पानी भी ले जाया जाता है, सिंचाई की व्यवस्था नहर बना के किया गया है। मतलब सिंचाई के लिए, पीने के लिए, साथ ही साथ बिजली के लिए, हर तरह के यहाँ पे उद्देश्यों का प्रयोग किया जाता है। इस परियोजना में हर तरह के काम किए जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। मतलब एक से अधिक उद्देश्य के लिए इस परियोजना को बनाया गया था। तो इसमें लाभ लेता है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। राजस्थान को मिलता है, यहाँ पे जो नहर है, यहाँ से नहर बना दिया गया है नर्मदा से, और इसको राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तक पहुंचा दिया गया है और बिजली भी प्राप्त करता है। लेकिन महाराष्ट्र में नहर नहीं बनाया गया। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में
नहर नहीं पहुंचाया गया है, बस यहाँ से क्या करता है, बिजली प्राप्त करता है। इस परियोजना से क्या करता है, बिजली प्राप्त करता है महाराष्ट्र। अब यहाँ देखिए महाराष्ट्र कुछ इधर होगा आपको, तो इधर तो यहाँ से नहर बनाना आसान है, नर्मदा यहाँ इधर से नहर बना के ले गया, यहाँ आसान है। लेकिन महाराष्ट्र की ओर यहाँ से क्यों ले जाएगा, नर्मदा से, इधर ताप्ती भी नदी है इधर, तो इधर से ना आसानी पड़ेगा, इतना दूर से कौन नहर बना के ले जाए। तो इसलिए यहाँ नहर की व्यवस्था नहीं, तो ये पानी का उपयोग नहीं करता है, बस बिजली इसका उपयोग करता है, इस परियोजना का बिजली उपयोग करता है। अब इस परियोजना से क्या क्या फायदे होते हैं, तो इससे क्या किया जाता है, सिंचाई। इन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था की गई, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। इस परियोजना से कृषि हो रही है, यहाँ से सिंचाई हो रही है तो कृषि हो रही है। अब कृषि हो रही है तो इन क्षेत्रों में पशुओं का पालन ज्यादा हो रहा है, तो पशुपालन भी यहाँ पे हो रहा है। पशुपालन हो रहा है तो पशुपालन से दूध उत्पादन में वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे साथ ही साथ दूध उत्पादन भी हो रहा है। और ये सभी जब हो रहे हैं तो यहाँ पलायन भी रुक रहा है। जैसे अगर इन क्षेत्रों में पानी का प्रॉब्लम रहेगा, पानी का समस्या रहेगा, तो ये सभी क्या करेंगे, इन क्षेत्रों से भागेंगे, पलायन करेंगे, कहीं और दिल्ली, कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हर सुख सुविधा उनको मिल जाए, ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे। लेकिन अगर इस क्षेत्र को ही उन्नत बना दिया जाए, यहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाए, कृषि की अच्छी व्यवस्था हो जाए, मतलब जीवन यापन करने का हर साधन उपलब्ध हो जाए इन क्षेत्रों में, तो इन क्षेत्रों में ही लोग रहेंगे, यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। तो जब सिंचाई की व्यवस्था हो जा रही है, कृषि की व्यवस्था हो जा रही है, तो उस क्षेत्र को उन्नत बनाया जा रहा है, तो यानी वहां से लोग पलायन नहीं करेंगे, यहीं पे रुकेंगे, यहीं पे अपना बसेरा करेंगे इन क्षेत्रों में। इसीलिए ये सभी चीजें की गई। ये तो हो गए फायदे किसके, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना के, ये हो गए फायदे। साथ ही साथ कुछ नुकसान भी है। अब नुकसान क्या है कि इन क्षेत्रों में जब बांध बना दिया गया है, इन क्षेत्रों में जब बांध बना दिया गया या बन रहे हैं, बांध बन भी गए हैं बहुत सारे, और भी बनने के बहुत सारी योजना चल रही है, तो इन क्षेत्रों में बांध बनाने का क्या समस्या होगा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि इन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे कृषि अच्छी होती है, गन्ना, दलहन, तिलहन, तंबाकू, इन सारी चीजों की कृषि अच्छी होती है। तो कृषि अच्छी होती है तो यहाँ पे लोग निवास करते हैं, इन क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं। तो अगर यहाँ बांध बना दिया जाए, अगर यहाँ अवरोध पैदा कर दें, यहाँ कुछ इस प्रकार से पानी भर जाएगा, बांध बनेगा इस प्रकार से। अब इस क्षेत्र में बांध बना दिया जाएगा तो यहाँ जो लोग रहते होंगे, जो निवास करते होंगे, उनके लिए दिक्कत है, समस्या है, वे कृषि नहीं कर पाएंगे इन सारी चीजों की, उनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, उनका आवास यहाँ से बदलना पड़ेगा, उनको पलायन करवाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इन क्षेत्रों में पानी भर जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पानी जमा करेंगे इन क्षेत्रों में पानी भर जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं भी यहाँ देखने को मिलती है, इन क्षेत्रों के लोगों को दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ता है। तो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, लेकिन फायदे इन क्षेत्रों के लिए, और यहाँ पे जो घाटी में जो क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा नुकसान है, तो उसको दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ बातें हो गई। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया। अब इस जो है परियोजना, कौन सा, सरदार सरोवर बांध वाला जो परियोजना है, तो इस परियोजना में गुजरात सरकार ने एक और काम किया। क्या काम किया, तो गुजरात सरकार इस परियोजना में क्या कर रही है, सोलर पैनल लगा रही है। क्या कर रही है, सरदार सरोवर जो परियोजना बना हुआ है, इसमें गुजरात सरकार सोलर पैनल लगा रही है। अब किस प्रकार से हो रहा है काम, तो यहां से डैम बनाया सरदार सरोवर बांध, और इसको नहर के जरिए ले जाया जा रहा है, पानी को इधर इन क्षेत्रों में ले जाया जा रहा है, मालवा क्षेत्र, गुजरात वाले, राजस्थान वाले क्षेत्र में, इन सभी में ले जाया जा रहा है। अब ले जाया जा रहा है तो कुछ इस प्रकार से नहर बनाया जा रहा है, इसको पूरा सीमेंटेड कर दिया गया है, पूरा ये क्षेत्र सीमेंट का बनाया गया। अब यहाँ से पानी को प्रवाह किया गया, यहाँ से पानी बह रही है, यहाँ से पानी को ले जाया जा रहा है इस तरह से बना के, नहर को इस तरह से बना के। ये तो हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है गुजरात सरकार, ये तो नहर बन गया है, इसमें गुजरात सरकार क्या कर रहा है, सोलर पैनल लगा दे रहा है। क्या कर रहा है, बहुत सारे जगहों में लग गया और काम चल भी रहा है, इसको ढक दे रहा है, इस हिस्से को यहाँ पे सोलर पैनल लगा दे रहा है, मतलब पानी अंडरग्राउंड जाएगा। अब क्या होगा, जो जल है पानी अंडरग्राउंड जाएगा। अब इससे क्या फायदा है, तो सबसे पहले अब ये जहां तक नहर जाएगा, अगर सोलर पैनल लगा दिया जाता है तो बिजली बनेगी, बिजली का उत्पादन होगा सोलर पैनल के द्वारा, और साथ ही साथ नहर के पानी का वाष्पीकरण कम होगा, नहर के पानी का वाष्पीकरण। अब इस नहर के पानी में धूप तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये अंडरग्राउंड हो गया है, धूप कहाँ पड़ेगा, सोलर पैनल में पड़ेगा, ये तो ढका हुआ है, इस हिस्से में पड़ेगा सोलर पैनल। तो इस हिस्से में धूप पड़ेगा नहीं, जहां जल है इस क्षेत्र में, यहाँ धूप पड़ेगा नहीं, तो वाष्पीकरण नहीं होगा, पानी गंदा नहीं होगा। तो इस प्रकार के फायदे हैं। साथ ही साथ सोलर पैनल लगने से बिजली का भी उत्पादन होगा। तो ये कुछ
योजना चल रहा है गुजरात सरकार के द्वारा सोलर पैनल लगाने का। किसमें? तो नहरों में, सरदार सरोवर बांध के नहरों में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नर्मदा घाटी के बारे में भी पढ़े हैं। तो विंध्य श्रेणी कंप्लीट, नर्मदा घाटी भी कंप्लीट। बात करें भांडर पठार और पन्ना रिवा पठार, तो इसके बारे में कुछ हमें जानना वैसा है नहीं, बस हमें इसके लोकेशन को ध्यान रखना है। इसका लोकेशन कहाँ है? तो ये क्षेत्र में पन्ना और कैमूर पर्वत श्रेणी के बीच में आपका मिलेगा भांडर पठार और पन्ना रिवा पठार, जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ओर है, पूर्वी वाले हिस्से में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विंध्य श्रेणी को भी समझ लिया और नर्मदा घाटी को भी समझ लिया। तो आज का वीडियो दोस्तों यही समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।